हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम डिडक्शंस टॉपिक को कवर करेंगे और हम जानते हैं एटीसी से एटीयू तक की हमारी जितनी भी डिडक्शंस आती हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना, क्योंकि हम जब भी टैक्स की स्टडी करते हैं तो जब भी हम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं तो जीटीआई यानी कि ग्रोस टोटल इनकम में से हमको डिडक्शंस को लेस करना होता है। तो डिडक्शंस टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैक्स स्टूडेंट्स के लिए जो टैक्स की स्टडी कर रहे हैं। और आज की वीडियो में एटीसी से एटीयू सारा कवर करूँगी। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं। आप ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको सारा डिडक्शन का टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें जो डिडक्शन गिवन है वो गिवन है एटीसी की। तो सेक्शन एटीसी की डिडक्शन हमसे क्या बोलती है? तो सेक्शन एटीसी प्रोवाइड्स फॉर अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ सेविंग्स इन स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई असेसी किसी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है तो डिडक्शन एटीसी की उनको जो है अवेलेबल होती है। और डिडक्शन जो एटीसी की अवेलेबल होती है वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को होती है। तो मैक्सिमम जो इसकी अमाउंट है यानी कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन है वो है 1,50,000। तो 1,50,000 की डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट है, यानी कि इससे ज़्यादा असेसी एटीसी के अंतर्गत डिडक्शन नहीं ले सकता है। तो अब डिडक्शन एटीसी की असेसी को किस बात के लिए मिलेगी? अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है तो उसकी डिडक्शन असेसी को मिलेगी। अगर वो प्रीमियम पे करता है एक डेफर्ड एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तो उस प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि फॉर एग्जांपल कितना भी उसने अगर प्रीमियम पे किया हो तो उस प्रीमियम जो है उसकी जीटीआई में से लेस हो जाएगा वो प्रीमियम की अमाउंट। और या फिर कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो भी है उनमें अगर कंट्रीब्यूट करा है असेसी ने तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। या फिर कोई अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी भी असेसी को डिडक्शन एटीसी के अंतर्गत मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में, कि कोई अमाउंट पे डिपॉजिट की गई है असेसी के द्वारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, तो उस अमाउंट की भी डिडक्शन जो है असेसी को मिलेगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि, और इस स्कीम में अगर असेसी डिपॉजिट कराता है तो उस बात की जो है डिडक्शन मिल जाएगी। लाइक एनी गर्ल चाइल्ड के लिए होती है ये स्कीम। और एनी गर्ल चाइल्ड फॉर हुम सच इंडिविजुअल इज़ द लीगल गार्डियन, अगर उस गर्ल चाइल्ड का वो लीगल गार्डियन है असेसी तो उसको उस डिपॉजिट अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8, इसमें अगर असेसी ने कुछ सब्सक्रिप्शन की अमाउंट पे करी है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी के तहत। साथ ही साथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है उसकी मिल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हो, आप खुद भी रीडिंग कर सकते हो, इसकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफाइड पेंशन फंड ये सब, और साथ ही साथ कोई एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंकिंग में टैक्स सेविंग स्कीम है ये, इसमें अगर कुछ असेसी ने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी भी असेसी को डिडक्शन मिल जाएगी। बट हमें इतना याद रखना है कि 1,50,000 जो है उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे एक ट्यूशन फ़ी का उदाहरण दिया गया है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि अगर असेसी ने कोई ट्यूशन फ़ी पे करी है किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल या फिर कोई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में ही है, तो 2 बच्चों का अलाउड है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का अलाउड है। अगर किसी एसएससी के 3 चिल्ड्रन है तो 2 ही चिल्ड्रन पर अलाउ होगा, तीसरे वाले चिल्ड्रन पर अलाउ नहीं होगा।
ट्यूशन फी का डिडक्शन। और साथ ही साथ रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस, कि हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है असेसी ने, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी या कोई भी अदर एक्सपेंसेस अगर है तो उसकी डिडक्शन असेसी को मिलेगी। साथ ही साथ डिबेंचर और इक्विटी शेयर्स का सब्सक्रिप्शन अगर असेसी लेता है तो एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि होता है 3 साल का जनरली। तो 3 साल की लॉक इन पीरियड की बात की गई है कि अगर वो इक्विटी शेयर असेसी 3 साल तक अपने पास होल्ड करके रखेगा, वो हो गया लॉक इन पीरियड, तो उसमें भी जो है एटीसी के तहत असेसी को डिडक्शन मिल जाएगी, अगर उसमें इक्विटी शेयर में उन्होंने सब्सक्राइब अमाउंट जो भी पे करी होगी उसकी। साथ ही साथ 5 ईयर डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करी है उसमें भी, जो कि जनरली पोस्ट ऑफिस में होती हैं, और उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। नाबार्ड द्वारा इशूड बॉन्ड्स में अगर सब्सक्राइब किया है असेसी ने तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी 80C के तहत। और साथ ही साथ 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004 और एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस। तो ये सारे जितने भी अगर इसमें असेसी इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको मिल जाएगी। ये थी हमारी 80C जो कि बहुत ही सिंपल थी। आप इसके अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी इजी है, आप एक बार ज़रूर अपनी बुक में देखना, नहीं तो मैं इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगी। बहुत इजी सम्स होते हैं 80C के, और करना आप ट्राई ज़रूर। 80D की बात करते हैं अब हम। 80D जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के रिस्पेक्ट में है डिडक्शन। तो इंडिविजुअल के केस में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैमिली, अगर असेसी ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फैमिली के लिए तो एक लिमिट है 25,000 तक, उसको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। अब वो कुछ बातें बोली गई हैं कि किस टाइप की पेमेंट्स की डिडक्शन मिलेंगी। तो नंबर 1 कि कोई प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ, सेल्फ अपनी खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, या अपने स्पाउस का, या फिर अपने बच्चों का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, राइट। डिपेंडेंट इन द सेंस उसके खुद, मतलब जो चिल्ड्रन उस पर डिपेंडेंट है, जिसके मतलब उसका खुद का है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड, एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कि कोई कंट्रीब्यूशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में तो उसकी भी असेसी को डिडक्शन मिलेगी। और साथ ही साथ कोई अदर हेल्थ स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम के तहत आती है, और जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे उनके तहत अगर कोई असेसी कंट्रीब्यूट करता है किसी स्कीम में, प्रीमियम की अमाउंट पे करता है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, अगर असेसी अपने पेरेंट्स के इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट पे करता है तो एक फर्दर डिडक्शन अप टू 2500 इज अलाउेबल टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ पेरेंट्स ऑफ द असेसी, और 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, कि अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आई मीन कि 60 अबव हैं तो 50,000 की डिडक्शन अवेल होगी, अगर 60 से नीचे है एज तो 25,000 की अवेलेबल होगी डिडक्शन 80D के तहत। उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव इन द सेंस कि नॉर्मली जो हम हेल्थ चेकअप कराते हैं कि भाई हमें कोई बीमारी तो नहीं है, वो प्रिवेंटिव होता है। तो अब सेक्शन 80D प्रोवाइड करता है कि दैट डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 शेल बी अलाउड इन दी रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो प्रिवेंटिव यानी सेंस, इन द सेंस कि जब हमें नॉर्मली चेकअप कराना होता है अपनी हेल्थ का कि भाई हमें कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो होता है प्रिवेंटिव। नॉर्मली जब हम अपना रूटीन चेकअप कराते हैं तो उसके तहत जो है 5,000 की डिडक्शन मिलेगी, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 की ही डिडक्शन मिलेगी 80D के तहत। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से असेसी को पेमेंट करनी है, जिसके हिसाब से असेसी को जो है डिडक्शन मिलेगी, तो उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग कैश पेमेंट भी असेसी कर सकता है, और बाय एनी मोड अदर देन कैश इन अदर केसेस, ऑल अदर केसेस, और इसके अलावा जो केसेस होंगे उसमें जो है मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो कैश में कर सकता है पेमेंट अगर उसको 80D के तहत डिडक्शन चाहिए। बाकी अगर कोई और केसेस होगा तो उसको ऑनलाइन फॉर्म में ही
ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो डिडक्शन उसको मिलेगी 80D के तहत। ऑल अदर केसेस लाइक ये जो अभी हमने पढ़े थे सबसे ऊपर, ये वाले इस टाइप के कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, ये वाले। उसके बाद आता है हमारा 80DD। 80DD यानी कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल। डीडी यानी कि डिपेंडेंट डिसेबल, तो मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी इंक्लूड है और डिपेंडेंट डिसेबल की जो भी उनका रख रखाव मेंटेनेंस के ऊपर जो भी खर्चा आता है उस खर्चे के ऊपर डिडक्शन मिल सकती है एलिजिबल एसएससी को। तो यहाँ पे बोला गया सेक्शन 80DD प्रोवाइड कराता है डिडक्शन हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया और बीइंग एन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हो सकते हैं वो, और एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस इंक्लूडिंग नर्सिंग और ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिएशन ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। कोई पर्सन डिसेबल है तो उसकी रख रखाव, उसके मेंटेनेंस जिसमें उसकी नर्सिंग इंक्लूड है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और इसकी जो डिडक्शन है वो 5000 है, और सेवरे अगर कोई बहुत ही डिसेबिलिटी है 80% से ज़्यादा मोर डिसेबल जो है उनके लिए 1,25,000 की डिडक्शन एसएससी को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर डिपेंडेंट का मीनिंग एक बार क्लियर कर देते हैं कि बात हो रही है बार बार डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट क्या, तो बोला गया है स्पाउस हो सकता है डिपेंडेंट वर्ड यूज इनके लिए। स्पाउस यानी कि असेसी अगर मेल है तो उनकी वाइफ फीमेल, राइट, वो स्पाउस हो गए उनकी, राइट। तो चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर, तो ये सारे क्या हैं डिपेंडेंट। और यहाँ पे साथ ही साथ एक बात और भी बोली गई है कि सच इंडिविजुअल एंड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इन द कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि 80U में अगर उन्होंने अपनी डिडक्शन को क्लेम नहीं किया है, ये भी बात बोली गई, ये हम 80U में पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है 80DDB। 80DDB तो 80DDB जो है वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, दिस सेक्शन प्रोवाइड डिडक्शन टू एन असेसी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का ही रेजिडेंट है या इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो, तो उनको डिडक्शन मिलती है कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस वो अगर करते हैं, चाहे वो अपने ऊपर करें चाहे वो अपने डिपेंडेंट के ऊपर करें, लाइक जो अभी हमने पढ़ा स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इनके ऊपर करें तो उनको डिडक्शन मिलती है 80DDB के तहत। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर है ये। और इसकी अमाउंट क्या रहेगी, इसकी अमाउंट रहेगी 40,000। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इक्वल टू द अमाउंट एक्चुअली पेड और ₹40,000 और विच एवर इज लेस, यानी कि जो भी एक्चुअल में उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट पे अमाउंट पे करी होगी वो, या फिर 40,000, जो दोनों में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन। लाइक अगर उन्होंने 20,000 ही पे करे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो डिडक्शन भी 20,000 की ही मिलेगी, नहीं तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 40,000 है। उसके बाद सीनियर सिटीजन के बारे में बोला गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, यानी कि हो सकता है एसएससी के पेरेंट्स हो, तो उनकी जो डिडक्शन की अमाउंट है वो 1 लाख या फिर उससे जो भी कम अमाउंट होगी वो डिडक्शन के लिए मिलेगी। लाइक अगर उन्होंने अपने सीनियर सिटीजन के लिए अगर उन्होंने पे करे होंगे 90,000 तो सिर्फ 90,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। और अगर 1 लाख से ऊपर हैं, लाइक 120 है, तो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की ही मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम 1 लाख की मिलेगी सीनियर सिटीजन के लिए। अब आती है हमारी डिडक्शन जो कि है 80E की। तो 80E की जो डिडक्शन है वो अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है अगर एसएससी ने, तो उस लोन के इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी उसकी डिडक्शन मिलेगी, यानी कि जो भी एसएससी उस लोन पर इंटरेस्ट की अमाउंट पे करेगा उस इंटरेस्ट की अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी 80E के तहत। तो 80E प्रोवाइड डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी वो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा लोन पर उसकी। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन है, अगर 80E के तहत अगर एसएससी को डिडक्शन लेनी है तो एक कंडीशन गिवन है, लोन मस्ट हैव टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग हिज
हायर एजुकेशन, कि लो लोन जो है वो उसने अपनी हायर एजुकेशन के लिए लिया है, और द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो अपने किसी रिलेटिव के लिए भी लिया हो उसने अपने नाम पर, तो वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट जो भी वो पे करेगा उसकी उसको डिडक्शन मिलेगी। और फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो लोन है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए या फिर किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक रिलेटिव का मीनिंग क्लियर कर दिया गया है। स्पाउस या फिर चिल्ड्रन, इंडिविजुअल के स्पाउस या फिर चिल्ड्रन होना चाहिए, वो डिपेंडेंट आई मीन वो रिलेटिव, और द स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्डियन, और या फिर वही स्टूडेंट होना चाहिए जिसका वो असेसी लीगल गार्डियन है। तो यहाँ पे रिलेटिव का मीनिंग भी साफ क्लियर कर दिया गया है। मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन का मतलब यहाँ पे गिवन है कि कोई ऐसी कोर्स ऑफ स्टडी जो कि सीनियर सेकेंडरी के बाद ही स्टूडेंट परस्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीरियड ऑफ एजुकेशन भी गिवन है, जिसमें बोला गया है कि डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशियल असेसमेंट ईयर एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर। इनिशियल असेसमेंट ईयर का इन द सेंस कि जिस साल असेसी ने वो लोन लिया होगा और जिस साल उसने इंटरेस्ट पेमेंट की होगी वो इनिशियल असेसमेंट ईयर बोला गया। उसका जो भी असेसमेंट ईयर होगा यानी कि उससे अगला साल, तो उससे बात की गई है, तो वहाँ से उसको जो भी होगा पीरियड ऑफ डिडक्शन होगा। उसके बाद बोला गया है ATEE की, तो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल, कि डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, कि इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रहा है असेसी, क्यों? क्योंकि असेसी ने लोन लिया है, और लोन किस लिए लिया है? हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है। असेसी ने कोई हाउस प्रॉपर्टी बाय करी है, परचेज करी है, और उस हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए जो असेसी ने लोन लिया है, असेसी अगर उस लोन की इंटरेस्ट अमाउंट पे करता है तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पर सेक्शन EE के तहत डिडक्शन मिलेगी। एन इंडिविजुअल हुज टेकन अ लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि वो खुद उस घर में रहता है, तो अगर उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया है तो उस लोन की जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट वो करेगा, उस इंटरेस्ट की पेमेंट पर उसको डिडक्शन मिलेगा, जितना भी वो इंटरेस्ट की पेमेंट होगा। और यहाँ पे बात भी बोली गई है क्वांटम ऑफ डिडक्शन की। अगर हम बात करें अमाउंट की, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 की मिलेगी, यानी कि अगर इंटरेस्ट की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 50,000 की ही अमाउंट जो है वो मैक्सिमम अलाउ होगी असेसी को। और द डिडक्शन अप टू 50,000 अंडर सेक्शन EE इज ओवर, अगर ज़्यादा हो जाती है ATE यानी कि 50,000 से भी ज़्यादा हो जाती है एंड अप टू 2 लाख बनता है, तो अंडर सेक्शन 24 फॉर इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन बोरोड फॉर ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो अगर 2 लाख तक की भी मिल सकती है सेक्शन 24 के तहत भी उसको डिडक्शन, अगर वो 50,000 से अबव चली जाती है, लाइक उनको इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी पड़ती है 2 लाख, तो वो 2 लाख तक यानी कि 50,000 से जो भी ज़्यादा होगी वो सेक्शन 24 के तहत जो है उसको अवेलेबल हो जाएगी डिडक्शन। पर वो जो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, यानी कि वो खुद उस प्रॉपर्टी में रहना चाहिए, उसने वो प्रॉपर्टी अपने खुद के रहने के लिए ली होनी चाहिए तो मिलेगी। अब आता है हमारा सेक्शन ATEEA, तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो अब ये भी एक डिडक्शन है जो कि है EEA की। तो यहाँ पे बोला गया एन इंडिविजुअल हु हैज टेकन ए लोन फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम एन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। तो ATEE के तहत अगर किसी इंडिविजुअल ने, यहाँ पे बेसिकली व्हीकल के बारे में बात की गई है, नॉट हाउस प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई है ATEE में, EEA में,
तो यहाँ पर इंडिविजुअल हु हैज़ टेकन अ लोन फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अगर असेसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उसके तहत उसको डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन की जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी 1,50,000, मतलब जो भी वो इंटरेस्ट अमाउंट होगी, जो भी डिडक्शन की अमाउंट होगी वो मैक्सिमम 1,50,000 की होगी। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे 80G की। 80G की जो डिडक्शन है वो है एन एसेसी हु पेज एनी सम और एज डोनेशन, कि अगर एसेसी ने कोई डोनेशन, कोई दान दिया है लेकिन कुछ एलिजिबल फंड्स के लिए, यानी कि वो फंड जो है कुछ एलिजिबल फंड्स होते हैं, अगर उस पर्टिकुलर फंड में अगर एसेसी ने डोनेशन दिया है तो एसेसी को डिडक्शन मिलेगी। तो अब वो फंड्स कौन से हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एक तो बात की गई है 100% डिडक्शन की, और एक बात की गई है 50% डिडक्शन की, यानी कि जो भी वो अमाउंट पे करेगा उसकी, और थर्ड यहाँ पर कोई भी नहीं बोला गया है। तो यानी कि एक तो उसको 100% की डिडक्शन मिलेगी, ऐसे कौन से पर्टिकुलर फंड हैं जिनमें उसको 100 जितना भी वो अमाउंट एज अ डोनेशन पे कर रहा है उस सारी की सारी अमाउंट जो है वो जीटीआई से लेस हो जाएगी, यानी कि डिडक्शन मिल जाएगी। वो कौन से फंड्स हैं, तो वो हैं हमारे नेशनल डिफेंस फंड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप है। अगर इसमें असेसी कोई कंट्रीब्यूशन करता है, आई मीन डोनेशन देता है, तो वो पूरे डोनेशन की अमाउंट जो है वो उसकी जीटीआई में से डिडक्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारी डिडक्शन है वो आती है हमारी 80G। तो 80G की डिडक्शन है ये, जिसमें तो ये पर्टिकुलर फंड्स हमें बताए गए हैं जिसमें 100% एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो जितनी भी अमाउंट एज अ डोनेशन पे करेगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड हो गया, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड हो गया, या नेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो ये कुछ स्पेशल फंड्स हैं जिनके यहाँ पे नाम मेंशन है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको आप लर्न कर सकते हो। तो इसमें 100% की डिडक्शन जो है वो एसएससी को मिल जाएगी। और अब ऐसे कौन से फंड्स हैं जिसमें 50% अमाउंट की ही डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। 50% यानी कि जितना भी वो डोनेशन देगा उसका 50%, यानी कि उसका आधा। तो अब ये वाले फंड है हमारे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। तो इनमें 50% का डिडक्शन मिलेगा, जितनी भी अमाउंट एज अ डोनेशन पे की जाएगी उसका 50% असेसी की जीटीआई यानी कि ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डोनेशन ऐसे भी हैं जिसमें 100% डिडक्शन तो मिलेगी बट उसकी कुछ लिमिट है। ये तो थे जो हमने पढ़े कि जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि कितने भी डोनेशन एज अ पे करो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, 50% मिलेगी, वो तो थे जो हमने पढ़े। अब ऐसे भी कुछ हैं जिसमें 100% डिडक्शन तो मिलेगी बट कुछ लिमिट में। तो वो हैं द गवर्नमेंट और टू एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, है ना। तो इस टाइप की में लिमिट होती है, भले ही 100% मिले बट कुछ लिमिट होती है। और साथ ही साथ 50% की भी यहाँ पे गिवन है कि जिसमें लिमिट होती है। अब क्वालिफाइंग लिमिट की बात करें तो अब हमने जो बात करी कि कुछ लिमिट होती है वो क्या है, तो द एलिजिबल डोनेशन रेफर टू थर्ड और फोर्थ जो भी हमने पढ़ा लिमिट की बात, तो वो होगी एग्रीगेटेड एंड द सम टोटल शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि जीटीआई का 10% ही डिडक्ट होगा। जितनी भी उस असेसी की जीटीआई बनेगी उसका 10% ही असेसी को 80G के तहत डिडक्शन मिलेगा। तो 100% में तो जितना भी उसका 10% बनेगा, लाइक अगर उसकी जीटीआई बन रही है 1 लाख तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000, तो 100% वाले में तो 10,000 पूरे लेस हो जाएंगे, लेकिन जो 50% वाले था जिसमें लिमिट थी उसमें सिर्फ 5,000 ही लेस होंगे। नाउ अब हमारा आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे बोला भी गया है, एक नोट हमें गिवन है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन
ऑफ एनी सम एक्सीडिंग 2000 रुपीज अनलेस सच सम इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, कि अगर 2000 से ज्यादा कोई सम डोनेट किया गया है और वो कैश में किया गया है, अगर वो कैश में किया गया है तो एसएससी को डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अगर वो ऑनलाइन मोड में ही पे किया गया है तो ही डिडक्शन मिलेगी। तो बेसिकली 2000 से ज़्यादा की अगर डोनेशन पे करोगे तो वो ऑनलाइन मोड से ही करो, तभी डिडक्शन मिलेगी। अगर आप कैश में करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आते हैं एटीजीजी की डिडक्शन पर। तो एटीजीजी की डिडक्शन क्या है कि असेसी हु इज़ नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए क्वालिफाइंग फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। तो अब एक असेसी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। तो एटीजीजी जो है वो रेंट के रिस्पेक्ट में डिडक्शन है हमें गिवन। तो कोई असेसी जिसको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ए एचआरए क्वालिफाइंग फॉर एग्जेम्पशन, यानी कि उसको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, छूट, टैक्स पे छूट नहीं मिल रही है एचआरए वाली। और एंड हु पेज रेंट फॉर एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम, और जो कि रेंट भी पे कर रहा है अपने जो भी रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, तो उनको डिडक्शन मिलेगी एटीजीजी की तहत पे। जो भी वो रेंट पे करेंगे, जितनी भी वो रेंट की अमाउंट पे करेंगे, यानी कि अगर उनको एचआरए नहीं मिल रहा जो कि एग्जाम्प्ट है हमारे अंडर सेक्शन 10 में, तो अगर एसएससी अपने खुद के रहने के लिए रेंट पे कर रहा है तो उस रेंट पेमेंट की डिडक्शन मिलेगी एटीजीजी के तहत। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही एटीजीजी के तहत जो है डिडक्शन मिलेगी। तो वो डिडक्शन है द असेसी शुड नॉट बी रिसीविंग एनी हाउस रेंट अलाउंस। सबसे पहले तो उसको अगर कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो किस बात की डिडक्शन फिर। तो इसीलिए अगर उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा और फिर वो रेंट पे कर रहा है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी एटीजीजी वाली। उसके बाद सेकंड, एकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी। जो भी उसको एकोमोडेशन यानी कि जो भी उसको हाउस प्रोवाइड किया गया है उसके खुद के रेजिडेंस के लिए, वो खुद उसमें रहना चाहिए। कोई और अगर उसने रह रहा है तो फिर किस बात की डिडक्शन फिर नहीं मिलेगी। उसके बाद असेसी और हिज स्पाउस और हिज माइनर चाइल्ड या फिर कोई एचयूएफ विच ही इज ए मेंबर शुड नॉट ओन एनी एकोमोडेशन एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड्स और परफ्यूम ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अगर आप असेसी जो है अपने ऑफिस के पर्पसेस के लिए किसी रेजिडेंस में मतलब जो भी उसको घर दिया गया है वो उसके ऑफिस पर्पसेस के लिए रहने के लिए दिया गया है वहाँ पर, तो यहाँ पे बोला गया है कि असेसी या फिर उसकी स्पाउस या फिर कोई माइनर जो चाइल्ड है उसका, या फिर अगर वो उसका एचयूएफ का कोई मेंबर है, शुड नॉट ओन एनी एकोमोडेशन एट द प्लेस। मतलब वहाँ पर उनका कोई भी खुद का घर नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस जगह पे असेसी को वो हाउस एकोमोडेट किया गया है तो उस जगह पे असेसी की स्पाउस, असेसी के माइनर चाइल्ड या असेसी के एचयूएफ का कोई मेंबर हो, उनका खुद का घर वहाँ पे आसपास नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो एटीजीजी के तहत डिडक्शन मिल जाएगी। और साथ में ये भी बोला गया है कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगी, यानी कि अमाउंट कितनी मिलेगी डिडक्शन। तो एक्चुअल रेंट जो भी पे किया होगा -10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। जो भी असेसी की टोटल इनकम होगी उसमें से उसका 10% जो है वो माइनस हो जाएगा डिडक्शन को अलाउ करने से पहले। उसके बाद 25% ऑफ सच टोटल इनकम और अराइव्ड एट आफ्टर मेकिंग ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और जो भी या फिर यानी कि तीन अमाउंट यहाँ पे बोली गई है कि या तो जो टोटल इनकम का 10% होगा वो माइनस हो जाएगा एक्चुअल रेंट में से, उतना मिल जाएगा, या फिर 25% ऑफ सच टोटल इनकम, यानी कि वो टोटल इनकम का 25% जो सभी डिडक्शन को लेस करने पे टोटल इनकम बचे। लाइक सारी डिडक्शन लेस हो गई, ठीक है, जीटीआई में से, और फिर जो टोटल इनकम आ रही है उसका 25%, या फिर 5,000 पर मंथ का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि एक साल का हो गया 12 × 5 60,000, या फिर 60,000 की डिडक्शन। तो ये तीन टाइप की डिडक्शन जो है बस ऐसी को मिल जाएगी जीजी के एटीजीजी के तहत। अब एटीजीजी ए जो कि है साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट
के लिए डोनेशन पे किया है अगर एसएससी ने, तो उस डोनेशन की अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी एसएससी को। और साथ ही साथ बोला गया है एसएससी नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी हु मेक डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, कि वो जो एसएससी है वो पीजीबीपी के तहत जो है उसकी इनकम चार्जेबल नहीं होनी चाहिए, और जो कि वो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में पे करेगा। और इसमें जो अमाउंट डोनेटेड, जो डिडक्शन की अमाउंट रहेगी, इफ़ इन कैश, अगर कैश में है तो 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनको अगर ATGGA के तहत अगर उनको डिडक्शन चाहिए, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में कोई डोनेशन दे रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी होगी एज अ डोनेशन। अगर वो कैश में कर रहे हैं तो 2000 से, मान लो 2000 से ज़्यादा है और वो कैश में कर रहे हैं, तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद GGB, ATGGB, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी कंपनी को। कंपनी की बात बोली गई है यहाँ पर, तो हम ध्यान रखेंगे। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिडक्शन फॉर एनी सम कंट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय इंडिया, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर उन्होंने कोई अमाउंट पे करी है एज अ कंट्रीब्यूशन, तो उनको डिडक्शन मिलेगी। अगर वो कैश में पे कर रही है कंपनी, अगर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कैश में वो कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो उनको किसी भी टाइप की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर उनको डिडक्शन चाहिए कंपनी को, तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी, ऑनलाइन मोड से। साथ ही साथ GGC की डिडक्शन क्या बोलती है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज से ही रिलेटेड है। और किसी पर्सन के द्वारा अगर, अच्छा, किसी पर्सन के द्वारा, एक मिनट, दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय एनी पर्सन। अगर यहाँ पे बेसिकली पर्सन की बात की गई है, कंपनी था पहला पॉइंट, और ये था ATGGC वाला जो है वो पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया गया है किसी अमाउंट का, तो उनको डिडक्शन मिलेगी। अगर, और वही सेम कैश में करी है तो नहीं मिलेगी, अगर कैश के अलावा ऑनलाइन मोड से करी है तो ही डिडक्शन मिलेगी। अब आती है हमारी ATJJA की डिडक्शन, जो कि है देन आती है हमारी ATJJA के तहत डिडक्शन, जो कि है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। तो इसकी जो डिडक्शन है, ये जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, अगर न्यू एम्प्लॉयज़ को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उसके तहत ये डिडक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसका जो क्वांटम यानी कि अमाउंट रहेगा और पीरियड ऑफ डिडक्शन रहेगा, वो क्या रहेगा, वेयर द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू हुम अंडर सेक्शन 44AB अप्लाइज। अगर किसी एसएससी की 44 सेक्शन अप्लाई हो रहा है जिसमें प्रॉफिट एंड गेन्स इंक्लूड है, जो कि बिजनेस से मिला है, और डिडक्शन जो है वो अमाउंट इक्वल टू 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर न्यू एम्प्लॉयज़ अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उनको, तो जितने ज़्यादा एडिशनल एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट होगी, यानी कि जितने भी उनको वो सैलरी देगा वो कॉस्ट हो गई, लाइक, तो उस कॉस्ट का 30% के अमाउंट जो है वो एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए है। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, एडिशनल न्यू एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में ATJJAA के तहत डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद QQB, ATQQB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम। कोई रॉयल्टी इनकम है ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स, तो अब इसके तहत भी डिडक्शन मिलेगी ATQQB के तहत। डिडक्शन ऑफ अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 लाख की डिडक्शन अलाउड है, मैक्सिमम अमाउंट है।
और जो कि इंडिया का ही इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, और वो इनकम उसको एज अ ऑथर मिली होनी चाहिए उस इनकम पर। लाइक कोई ऑथर है, उसने अपनी बुक पब्लिश करी है, तो उसकी जो भी उस इनकम होगी उस पर उसको जो है डिडक्शन मिलेगी 3 लाख तक मैक्सिमम, या फिर जो भी विचएवर इज़ लेस, जो भी इनकम डिराइव होगी उसकी लेस। तो ये 80 QQB के तहत थी। अब आती है रॉयल्टी ऑन पेटेंट। तो 80 RRB के तहत ये डिडक्शन मिलेगी कि अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज़ रजिस्टर्ड एज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, कि कोई इन्वेंटर ट्रू एंड मतलब किसी चीज़ का इन्वेंटर है वो, और उसके पास पेटेंट राइट है पेटेंट एक्ट 1970 के तहत, तो इंक्लूडिंग द को ओनर, मान लो 2 बंदे हैं तो वो को ओनर हो गया, राइट। तो उनकी जो भी अर्निंग इनकम होएगी ना, रॉयल्टी पेमेंट जो भी उनको पेटेंट की वजह से इनकम हो रही है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसकी भी मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख की है। तो ये RRB के तहत थी। उसके बाद TTA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, कि सेविंग्स अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट की उनको इनकम हो रही है, लाइक उन्होंने जो भी असेसी ने अगर बैंक में अपना पैसा जमा करा है सेविंग्स अकाउंट में, तो उसकी अगर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो TTA के तहत डिडक्शन मिलेगी। तो इसकी जो डिडक्शन की अमाउंट बोला गया है, 80 TTA प्रोवाइड दैट इन केस GTI ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल या फिर HUF, और उनमें उनको अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की इनकम हो रही है तो 10,000 तक की जो है डिडक्शन मिल जाएगी। एग्रीगेट जो भी होगा 10,000 तक का मिल जाएगा डिडक्शन TTA के तहत। उसके बाद TTB जो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के केस में जो अमाउंट होगी वो 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी, या फिर जो भी लोअर होगी 50,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी। सेम था दोनों पॉइंट, TTA और TTB। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है ATU। तो दिस सेक्शन ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर वो पर्सन डिसेबल है तो एक डिडक्शन मिलेगी 75,000 की विद डिसेबिलिटी। अगर वो पर्सन डिसेबल है तो उसको 75,000 के तहत डिडक्शन मिलेगी, एंड ₹1,25,000 विद अ सेवरेड डिसेबिलिटी। तो अगर सेवरेड से ज़्यादा है कुछ डिसेबिलिटी तो 1,25,000 की मिलेगी। वैसे हमने जब ऊपर 80DD पढ़ा था और 80D पढ़ा था 80DD, तो हमने उसमें डिपेंडेंट डिसेबल पढ़ा था, तो दोनों तो एक ही सेक्शन के तहत ही वो डिडक्शन ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, 80U या फिर 80DD, ठीक है। तो ये थे हमारे 80C से 80U की डिडक्शंस। आई होप आपको क्लियरिटी होगी, डिडक्शंस आपको लर्न हो जाएंगी और आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इनकम टैक्स की आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर जाएं, वहाँ पे देखें, आपको इनकम टैक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच।